तो देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज हैव इंडिया एंड पाकिस्तान फॉलोड फॉर देयर रिस्पेक्टिव डेवलपमेंट पाथ्स। ठीक है, क्या सिमिलर स्ट्रैटेजीज है जो क्या हुआ इंडिया और पाकिस्तान ने फॉलो किए अपने रिस्पेक्टिव डेवलपमेंट पाथ्स के लिए। तो पहले स्टूडेंट दोनों के पास क्या अडॉप्ट किया गया, दोनों ही देशों ने मिक्स इकोनॉमी के मॉडल को अडॉप्ट किया। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंडिया की या मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो दोनों ही देशों ने क्या किया स्टूडेंट्स, दोनों ही देशों ने अपने टाइम पे क्या किया है, मिक्स इकोनॉमिक मॉडल को क्या किया है, अडॉप्ट किया है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात स्टूडेंट्स, दोनों ही देशों ने प्लानिंग करनी कब शुरू करी, एज सून एज दे गेट फ्रीडम। ठीक है, दे गॉट फ्रीडम, सॉरी 1947 में इन दोनों देशों को क्या मिली, फ्रीडम मिली। और जैसे ही इनको फ्रीडम मिली, इन दोनों ही देशों ने क्या करा, प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, दोनों ने ही 5 ईयर प्लान के मॉडल को क्या किया स्टूडेंट्स, अडॉप्ट किया। ठीक है, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया ने अपने 5 ईयर प्लान्स को 1951 में अडॉप्ट किया, जबकि पाकिस्तान ने अपने 5 ईयर प्लान्स को कब अडॉप्ट किया स्टूडेंट, 1956 में किया। ठीक है, अगर मैं बात करूं पब्लिक सेक्टर की, तो दोनों ही देशों ने अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए इनिशियल फेजेस में पब्लिक सेक्टर पे रिलायंस किया। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि दोनों ही कंट्री सेम मॉडल पे थी, दोनों ही कंट्री का ये बिलीफ था कि इनिशियल डेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में और पॉलिसी मेकिंग में कि पब्लिक सेक्टर्स पे भरोसा किया जाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक सेक्टर्स जो हैं वही काम कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी फंडिंग नहीं होगी। ठीक है, और दोनों की जो ग्रोथ रेट है 1980s तक क्या रही है, बिल्कुल सिमिलर रही है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो कि कॉमन देखने को मिलती है किसके अंदर, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, हमसे क्या पूछा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का है, एक्सप्लेन द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड campaign of China initiated in 1958। ग्रेट लीप फॉरवर्ड ऑफ चाइना कैंपेन जो था उसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो स्टूडेंट्स याद होगा, इस कैंपेन का जो एक मोटिव था वो क्या था, टू ट्रांसफॉर्म एग्रेरियन इकोनॉमी इनटू अ मॉडर्न इकोनॉमी। सबसे पहला जो माओ जेडुंग का मोटिव था वो ये था कि जो हमारे पास क्या है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सके किसके अंदर, एक तो मॉडर्न इकोनॉमी में, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज जो इस कैंपेन के अंदर स्टूडेंट्स मेजरली अडॉप्ट की गई थी, उसका मोटिव क्या था, उसका मोटिव ये था कि जो लोग हैं, ठीक है, लोगों को इसमें फोर्स किया गया, एक तरीके से इन्फ्लुएंस किया गया कि वो क्या करें, अपने बैकयार्ड्स में इंडस्ट्रियल सेटअप करें। मतलब इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाए कहां पे, बैकयार्ड्स में, अपने घरों के बैकयार्ड्स में। थर्ड चीज जो स्टूडेंट इसमें इंपॉर्टेंट थी वो क्या थी, कम्यून्स को सेटअप किया गया, किसके लिए, लैंड को कल्टीवेट करने के लिए। लेकिन इसके फेलियर क्या रहे, आपको मैंने बताया, जो ड्रॉट और फेमाइन जो देखा गया चाइना के अंदर, वो सबसे बड़ा फेलियर रहा इस पॉलिसी का। राइट, तो ये चीजें हमने क्या करी है, डिस्कस करी है किसके अंदर, ग्रेट लीप फॉरवर्ड के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन का आ गया है, चाइनाज रैपिड इंडस्ट्रियल growth can be traced back to its reforms in 1978। ठीक है, डू यू अग्री, ठीक है, एल्यूसिडेट
ठीक है, वो क्या है कि चाइना की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है स्टूडेंट्स, उसको हम क्या कर सकते हैं 1978 के जो रिफॉर्म्स हैं उसकी वजह से ही कह सकते हैं। क्या आप इस बात को अग्री करते हैं? हाँ स्टूडेंट्स, हम इसी बात को अग्री करते हैं। क्यों? क्योंकि चाइना ने जो 1978 में अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया वो बहुत सिस्टमैटिक थे। उन्होंने चाइना के अंदर तीनों सेक्टर्स को इक्वल लेवल पे क्या किया, प्रमोट किया। जैसे कि चाइना ने अपने रिफॉर्म्स के अंदर सबसे पहले इनिशियल फेज में एग्रीकल्चर के अंदर क्या किया, प्राइवेटाइजेशन करी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर फार्मर्स को यह बोला गया दैट यू कैन कीप योर कल्टीवेशन आफ्टर पेइंग योर स्टिपुलेटेड टैक्सेस। सबसे पहली चीज ये अच्छी कर दी। फिर चाइना ने क्या किया अपने इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है, अपने इंडस्ट्रीज के लिए चाइना ने क्या किया कि पब्लिक सेक्टर के रोल को कम करके प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाया, जिससे कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर आपस में मिलकर क्या कर जाए स्टूडेंट, कंपटीशन करें और उनके कंपटीशन से बेटर एफिशिएंसी और सस्ती चीजों का रेट हो जाए। ठीक है, और साथ ही साथ में स्टूडेंट्स चाइना ने क्या किया, चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को डेवलप किया टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल। तो मतलब ये सारी जो स्ट्रैटेजीज चाइना की 1978 की जो पॉलिसीज थी उसी की वजह से क्या हुआ, उसी की वजह से चाइना का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो इस जगह तक पहुंच पाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है डिस्क्राइब द पाथ, डिस्क्राइब the path, describe the path of developmental initiatives taken by Pakistan for its economic development। ठीक है, कि चाइना ने अपने डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स क्या लिए अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। स्टूडेंट्स यही आंसर अभी हमने डिस्कस किया था। चलो देखते हैं कहां पे डिस्कस किया था चाइना के मॉडल को, पाकिस्तान के मॉडल को, सॉरी ये लो। ठीक है, तो पाकिस्तान ने स्टूडेंट्स क्या किया, सबसे पहले पाकिस्तान ने अपने डेवलपमेंट मॉडल में सबसे पहले मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम को क्या किया था स्टूडेंट्स, प्रमोट किया था, पहली बात। दूसरी बात, रिफॉर्म्स पीरियड चाइना के अंदर सॉरी पाकिस्तान में कब अडॉप्ट किए गए, 1988 में अडॉप्ट किए गए। सिमिलरली लाइक दैट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान ने भी स्टूडेंट्स क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को यूज किया अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, 1970s से पहले पाकिस्तान ने क्या किया, पब्लिक सेक्टर को हैवी डिपेंडेंस, पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा रिलायंस किया और 1970s के बाद प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ावा दिया। ठीक है, और स्टूडेंट्स क्या हुआ, पाकिस्तान को 1970s के अंदर बहुत बड़ी फाइनेंशियल सपोर्ट मिला मिडिल ईस्ट से और वेस्टर्न नेशन से, जिसकी वजह से चाइना जो पाकिस्तान है 1988 में अपने रिफॉर्म्स को चेंज कर पाया। तो यही हमने पढ़ा था। चलो होपफुली स्टूडेंट वो आंसर भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट हमें दे रखा है दैट इज what is the important implication of the one child norm, one child norm इन चाइना। वन चाइल्ड नॉर्म जो है चाइना के अंदर, उसकी इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन क्या रही। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स 1979 के अंदर जो वन चाइल्ड नॉर्म चाइना के अंदर अडॉप्ट किया गया था, इसमें चाइनीज गवर्नमेंट ने यह कर दिया कि हर एक फैमिली सिर्फ एक जो है वो बेबी कर सकती है। और इसमें लेकिन कुछ इसके अंदर रिलैक्सेशन दी गई, कुछ जो मेन माइनॉरिटी कम्युनिटीज थी उनको रिलैक्सेशन दी गई, एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड जो ज्यादातर पीपल थे उनको दी गई।
ठीक है। और कुछ केसेस में ये भी कहा गया अगर फर्स्ट बेबी गर्ल होगी तो आपको सेकंड बेबी अलाउ किया जाएगा, ठीक है। तो ये था। अब इससे स्टूडेंट फायदा क्या हुआ, इससे वो चाइना की पॉपुलेशन जो ऑलमोस्ट 3-4% के रेट पे बढ़ रही थी, उसका जो परसेंटेज था, जो कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था, वो 2-3% से सीधा फॉल होकर 0 पॉइंट समथिंग परसेंट में पहुंच गया था, जिसका चाइना को इस तरीके से फायदा हुआ कि चाइनीज गवर्नमेंट के पास अब अपने लोगों पे खर्चने के लिए ज्यादा पैसा हो गया। एक सिंपल सी कैलकुलेशन है स्टूडेंट, अगर देश में लोग बढ़ते चले जाएंगे, देश में लोग बढ़ते जाएंगे, आप अपने एक्सपेंडिचर्स को उन्हीं पे बांटोगे, तो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर्स जो अवेलेबिलिटी होगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन अगर मेरी बात समझना ध्यान से, अगर आपके देश के अंदर जो आपकी गवर्नमेंट है वो क्या करे, आपके देश में जो आपकी गवर्नमेंट है वो पॉपुलेशन के कंट्रोल करने के मेथड्स को यूज करे, ठीक है, किसी तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल करे, तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स वही है। अब अगर पॉपुलेशन कम बढ़ रही है तो इसका मतलब है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स जो है वो ज्यादा बढ़ पाएगा। जब पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स बढ़ेगा तो दैट विल लीड टू बेटर ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल में पढ़ा था ना, खर्चों की तो जरूरत है, अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, जितनी पॉपुलेशन होगी उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सस्टेन करना ही मुश्किल है, ठीक है। तो जितनी बेटर पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा हम उन पे अच्छा खर्चा कर पाएंगे, ठीक है। तो पॉपुलेशन कम रहनी चाहिए, ये फायदा रहा, ठीक है। आगे हमसे क्या कहा गया स्टूडेंट्स, ओके, क्वेश्चन कहा गया है मेंशन द सेलिएंट demographic indicators of China, Pakistan एंड इंडिया। तो स्टूडेंट अभी हमने एक डेमोग्राफिक चार्ट पढ़ा था, जस्ट हमें क्या करना है, उसी डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स को यहां पे डिस्कस करना है। तो जरा देख लेते हैं एक बारी, ये लो, राइट, ये रहा स्टूडेंट डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, जो ये बताता है कि इंडिया जिसकी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन कितनी है 1352 मिलियन, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कितनी है 1.03%, डेंसिटी ऑफ पर स्क्वायर किलोमीटर कितना है 455, सेक्स रेशियो कितना है 924, फर्टिलिटी रेट कितना है 2.2 और अर्बनाइजेशन कितना है 34, ठीक है। चाइना के इंडिकेटर्स क्या कहते हैं कि चाइना की पॉपुलेशन 1393, एनुअल ग्रोथ रेट जो है 0.46, जिसका मतलब है यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कहीं ना कहीं फायदा किसको हो जाएगा, चाइना को, क्योंकि चाइना की ग्रोथ रेट कम हो चुकी है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है अगर इंडिया इसी रेट पे ग्रोथ करता चला जाएगा तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि चाइना जो इंडिया है उसके पास चाइना से ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी। डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो देखो 148, जिसका मतलब है बीमारियां कम, जितना ज्यादा लोग एक आपस में झुंड बना के रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी। तो यहाँ पे क्या है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है। सेक्स रेशियो 949 है, which is better than India of course, and fertility rate 1.7, urbanization 59, again एक better indicator। पाकिस्तान ऑफ कोर्स पॉपुलेशन में इन दोनों से बहुत 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 कम है, ठीक है, लेकिन ग्रोथ रेट में आगे है, ठीक है। बट डेंसिटी जो है वो चाइना से खराब है बट इंडिया से बेटर है, जिसका मतलब है वहां के लोगों के अंदर जो मतलब बीमारियां होंगी वो कंपेरेटिवली कम रेट पे फैलेंगी। सेक्स रेशियो जो है, जो चाइना है उससे खराब है बट इंडिया से बहुत बेटर है। फर्टिलिटी रेट स्टूडेंट्स क्या है, फर्टिलिटी रेट दोनों से ही ज्यादा है इसका, ठीक है। और अर्बनाइजेशन की बात करें तो इंडिया से बेटर है बट चाइना से पीछे है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा कंपैरिजन हो गया, ठीक है। होपफुली स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या दे रखा है, ओके। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है इवेल्युएट द वेरियस फैक्टर्स, evaluate the various factors that led to
that led to the rapid growth in economic development in China। आपको वो फैक्टर्स बताने हैं स्टूडेंट जिसकी वजह से चाइना के अंदर रैपिड क्या हुआ, रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ। तो वही सेम चीजें स्टूडेंट्स, चाइना के रिफॉर्म्स 1978 के जो हमने सबसे फर्स्ट पॉइंट कहा, वही ये क्वेश्चन जो था सेम यही क्वेश्चन है कि चाइना के अंदर जो रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ उसकी वजह क्या है। तो 1978 के रिफॉर्म्स हमने पूरे एज इट इज क्या करने हैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देने, राइट। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओके तो स्टूडेंट्स जितना अभी तक हमने पढ़ा बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव स्टडीड सो फार, तो ये हमारे टेक्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चंस है वो हमने कवर अप कर लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम चैप्टर के अंदर आगे डिस्कशन करेंगे एंड देन उसके बाद वी विल गेट बैक टू द क्वेश्चंस। हम बात करेंगे फिर बाकी जो रिमेनिंग हमारे क्वेश्चन है उनके बारे में। फॉर द टाइम बिंग प्लीज इन सारी पॉलिसीज को, इन सब चीजों को ढंग से पढ़ना सो दैट हम नेक्स्ट क्लास में क्या कर सके, कंटिन्यू कर सके। थैंक्स।